बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 10 के कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 8 में प्रोग्राम बनाने के स्टेप्स जो हैं वो देखे कि एक प्रोग्राम बनाने के लिए कौन कौन से जो हैं वो स्टेप्स जो हैं वो शामिल होते हैं। उसमें हमने देखा कि सबसे पहले हम प्रोग्राम को जो है वो कोड करते हैं, उसको लिखते हैं, उसको फिर जो है वो एडिट करते हैं, यानी उसमें कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो वो करते हैं। फिर प्रोग्राम को हम जो है वो सेव करते हैं अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर, परमानेंट जो है वो स्टोरेज के ऊपर। और फिर सेव करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को जो है वो हम कंपाइल करते हैं। जब हम सी में अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो उस प्रोग्राम को जब हम हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करते हैं तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो हम जानते हैं कि वो एक्सटेंशन जो है वो क्या होती है, .c एक्सटेंशन हम रखते हैं। और ये जो .c फाइल होती है सी की, ये सोर्स फाइल होती है। इसको सोर्स प्रोग्राम भी आप कह सकते हैं। ये सोर्स प्रोग्राम आप टर्बो C++ में भी लिख सकते हैं। ये सोर्स प्रोग्राम आप कोड ब्लॉक्स के अंदर भी लिख सकते हैं। ये सोर्स प्रोग्राम आप नेटबीन्स के अंदर भी, और बेशुमार IDE जो है वो अवेलेबल हैं C या C++ की प्रोग्रामिंग के लिए। आप इनमें किसी का भी इस्तेमाल करके जो भी C कंपाइलर को सपोर्ट करती हैं IDEs, आप किसी में भी सोर्स प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो सेव हम करते हैं .c फाइल को अपनी हार्ड डिस्क के ऊपर। उसके बाद हम इस .c फाइल को कंपाइल करते हैं। हमने ये देखा था चैप्टर नंबर 8 में कि सेव करने के बाद हम .c फाइल को कंपाइल करते हैं, और कंपाइलर हमारा जो होता है वो इस .c फाइल के ज़रिए इसके कोड को अंडरस्टैंड करके एक नई फाइल क्रिएट कर देता है, और वो फाइल क्या कहलाती है, .obj ऑब्जेक्ट फाइल इसको आप कह सकते हैं, या इसको आप ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कह लें, एक ही बात है। तो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हमें पता है कि इसमें 0-1 का कोड होता है। ये बाइनरी कोड है, ये मशीन लैंग्वेज का इसमें कोड होता है इस फाइल के अंदर। और इस फाइल को बनाने वाला कौन है, कंपाइलर है जी। ठीक है जी। तो दूसरे यानी कि कंपाइलेशन स्टेप के ऊपर .obj फाइल बन गई। पहले प्रोग्राम लिखा, एडिट किया, सेव किया .c फाइल की फॉर्म में, और फिर हमने उसको कंपाइल किया तो .obj फाइल हमारे कंपाइलर ने बना दी, जो कि 0-1 की फाइल है, जो कि एक मशीन लैंग्वेज की फाइल है, बाइनरी फाइल है। अब .obj फाइल एक नामुकम्मल फाइल है। .obj फाइल में कुछ एडिशनल कोड हमें चाहिए इसको एक मुकम्मल एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के लिए, ताकि प्रोसेसर जो है वो उसको कोई जो है वो कोड को रन करते वक्त मज़ीद कोई एडिशनल कोड देखना ना पड़े, या खुद से उसको ऐड ना करना पड़े, क्योंकि ये CPU का काम भी नहीं है, ये प्रोसेसर का काम भी नहीं है। प्रोसेसर को सिर्फ आपने कोड देना होता है और उसने उस कोड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो अब .obj फाइल में कुछ ऐसे हमने फंक्शंस जो है वो इस्तेमाल किए होंगे जिनका रेफरेंस कोड तो .obj में मौजूद होगा, लेकिन उनका एक्चुअल कोड जो है, यानी कि उसका मुकम्मल कोड जो है वो .obj फाइल में अभी मौजूद नहीं होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंपाइलेशन के बाद एक और छोटा सा प्रोग्राम, ये एक भी कंपाइलर का हिस्सा ही होता है, वो होता है जी हमारे पास लिंकर। तो लिंकर हम यूज करते हैं ताकि हमारे विंडोज के अंदर जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, या अगर लाइनक्स यूज कर रहे हैं तो विंडोज लाइनक्स के अंदर, या और जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें जो C स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स हैं, ठीक है जी, जो जैसे विंडोज के अंदर हमने बात की थी जो MSVT.dll के नाम से, इस तरह नाम की एक फाइल होती है जो कि बेसिकली C स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स होती है। आप ये शुरू के लेक्चर में देख सकते हैं। और ये जो C की जो विंडोज़ की जो .dll फाइल होती हैं, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स,
ये बेसिकली बाइनरी फाइल्स होती हैं। तो विंडो जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें जो सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती है इन DLL फाइल की फॉर्म्स में। इन DLL फाइल्स के अंदर वो एडिशनल कोड पड़ा हुआ है, इन लाइब्रेरीज के अंदर वो एडिशनल कोड पड़ा हुआ है जिन फंक्शंस को, स्पेशली जो इनपुट और आउटपुट के फंक्शंस हैं, जिन फंक्शंस को हमने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है उनका रेफरेंस तो .obj में है, लेकिन उनका मुकम्मल कोड जो है, जो प्रोसेसर को चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, वो इन DLL फाइल्स के अंदर मौजूद है। .dll फाइल्स होती हैं आपकी जो सी की जो लाइब्रेरी है, DLL फाइल, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी फाइल्स। तो अब लिंकर जो अगला जो स्टेप होता है हमारा कंपाइलेशन के बाद, वो होता है लिंकिंग करने का। तो लिंकिंग में क्या होता है कि हमारा लिंकर जो सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है विंडोज के अंदर मुख्तलिफ .dll फाइल्स की फॉर्म में, उनमें से कोड को उठाएगा, उन फंक्शंस के कोड को जिन फंक्शंस को हमने .obj फाइल के अंदर जो है वो शामिल किया हुआ है, और उनको उठा के .obj फाइल के कोड के साथ मिलाएगा, और मिलाने के बाद एक नई फाइल क्रिएट कर देगा। लिंकर एक नई फाइल क्रिएट कर देगा, तीसरी फाइल, जिसको हम क्या कहते हैं, .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये तीसरी फाइल हमारे लिंकर ने क्रिएट कर दी। लिंकर का काम क्या है, एडिशनल लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड कर देना हमारे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ, और एक नई फाइल क्रिएट कर देना .exe फाइल। देखिए जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूं, इन बातों को आप सुन के भी ये पूरा सवाल, ये पूरे स्टेप्स आप लिख सकते हैं। आपको कोई ऐसा रट्टा लगाने की या कोई इसको याद करने की उस तरह जरूरत नहीं है। आप अगर इन स्टेप्स को सुन लें, कॉन्सेप्चुअली चीजों को समझ लें, तो आप आसानी से ये बता सकते हैं किसी को भी, और एग्जाम में भी लिख सकते हैं कि सी में प्रोग्राम बनाते वक्त सबसे पहले उसको जो है वो हम उसकी एडिटिंग करते हैं, यानी प्रोग्राम लिखते हैं, मॉडिफाई करते हैं, फिर प्रोग्राम सेव करते हैं, फिर प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, और फिर हम उसको लिंक करते हैं। और लिंकिंग तक 3 फाइलें क्रिएट हो चुकी होती हैं हमारी हार्ड डिस्क के ऊपर। पहली फाइल .c जो सेव करते वक्त, दूसरी फाइल जब कंपाइल करते हैं तो .obj, और तीसरी फाइल जो लिंकर क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम के साथ मजीद कुछ एडिशनल लाइब्रेरीज को, कोड को ऐड करके, दैट इज अ .exe फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। और ये वो स्टूडेंट फाइल होती है .exe फाइल, ये वाली फाइल जो तीसरे नंबर पे फाइल है, जिसको हमारा प्रोसेसर डायरेक्टली एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इसके अंदर अब मुकम्मल कोड मौजूद है 01 की फॉर्म में हमारे प्रोग्राम का, जो प्रोग्राम हमने .c की फॉर्म में लिखा था, उसका मुकम्मल समझे आप 01 का कोड जो है वो .exe फाइल में आ चुका है। तो नाम अगर आप .c फाइल का रखेंगे a.c, तो ऑब्जेक्ट फाइल का नाम क्या बन जाएगा, a.object, और exe फाइल का नाम क्या बन जाएगा, a.exe। जो भी नाम आप फाइल का रखेंगे, सोर्स फाइल का नाम, उसी तरतीब से फिर ऑब्जेक्ट फाइल और exe फाइल का जो है वो नाम भी वो ऑटोमेटिकली रख लेगा हमारा कंपाइलर। तो इस तरह exe फाइल हमारी बन जाती है, और इस exe फाइल को जो है वो बनाने के बाद आप, एक प्रोग्राम होता है लोडर, लोडर का काम, ये भी आपके कंपाइलर का हिस्सा होता है। लोडर का काम यह है कि वो आपके प्रोग्राम को हार्ड डिस्क से उठा के इस exe फाइल को, ये जो exe फाइल है, इस exe फाइल को हार्ड डिस्क से उठाकर इसको लोड करेगा। लोड कहां करेगा भाई, रैम के अंदर, क्योंकि ये हम जानते हैं, और हम ऑलरेडी ये बात जो है वो आप बहुत पहले से जानते होंगे, स्पेशली जब हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की भी बात की थी पार्ट 1 के अंदर, कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी गेम हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज हार्ड डिस्क के ऊपर, परमानेंट स्टोरेज के ऊपर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। उसको एग्जीक्यूट होने के लिए एक वर्किंग एरिया में आना पड़ता है, जैसे वो कहते हैं खुले मैदान में आना पड़ता है। तो वर्किंग एरिया वो हमारे कंप्यूटर में वो क्या है, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको इन शॉर्ट हम मेमोरी भी कह देते हैं, इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, इसको प्राइमरी मेमोरी भी कह देते हैं, ठीक है जी।
प्राइमरी स्टोरेज नहीं, स्टोरेज का वर्ड जो है वो हम परमानेंट के लिए यूज़ करते हैं। जब हम प्राइमरी स्टोरेज कहेंगे तो उससे मुराद हार्ड डिस्क भी हो सकती है, प्राइमरी मेमोरी भी कह देते हैं, मेन मेमोरी भी कह देते हैं, रैम भी कह देते हैं, और इन शॉर्ट मेमोरी भी कह देते हैं। तो इस एक्जी फाइल को भी जो हार्ड डिस्क के ऊपर ही बनी है, हमारे कंपाइलर ने बनाई है, इसमें 01 का कोड पड़ा हुआ है, इस फाइल को भी एग्जीक्यूट होने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, रैम के अंदर। तो वो लोडर क्या करेगा, इसको उठा करके रैम के अंदर ले आएगा और इसको रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, और प्रोग्राम चलेगा, और अपना जो भी इनपुट इसने करनी है यूज़र से वो इनपुट करेगा। अगर उसमें इनपुट की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें अगर आउटपुट की इंस्ट्रक्शन है तो वो आउटपुट भी करेगा। जो भी प्रोसेसिंग उसके अंदर हमने मुख्तलिफ ऑपरेशन किए हैं वो परफॉर्म करेगा और हमें रिजल्ट भी दे देगा, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन हमने उसके अंदर लिखी हैं। तो ये हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो है वो ये स्टेप्स कुछ देखे थे, और फिर हमने काफ़ी और भी इसके अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर बात की। हमने एरर्स की बात भी की कि 3 टाइप के एरर आते हैं हमारे प्रोग्राम में। सिंटैक्स एरर्स होते हैं जो कि रूल की खिलाफ वर्जी की वजह से आते हैं। हमने कहा कि इसमें लॉजिकल एरर्स भी आ सकते हैं आपके प्रोग्राम में, जो एक प्रोग्रामर की पुअर लॉजिक की वजह से आ सकते हैं। उसने जो है वो फार्मूला ठीक नहीं लगाया तो ये प्रोग्रामर की गलती है। इस किस्म के एरर भी आ सकते हैं, और जिनको माना जाता है कि ये सबसे मुश्किल एरर होते हैं इनको डीबग करना, क्योंकि प्रोग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होते हैं, तो इसलिए प्रोग्रामर खुद ही अपनी गलती जो है वो उसको इतनी आसानी से ढूंढ नहीं पाता। फिर हमने रन टाइम एरर्स की भी बात भी की कि अगर जो है वो आप ऐसा काम अपने प्रोग्राम में, ऐसी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं जो कि हमारा कंप्यूटर जो है उसके लिए उनको अंडरस्टैंड करना या उसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं है, तो वो क्रैश भी प्रोग्राम हो सकता है। एग्जीक्यूशन के दौरान एरर आएगा, प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, तो उनको हम रन टाइम एरर्स कहते हैं। हमने उस चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो है वो और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज और मुख्तलिफ जो है वो इंग्रेडिएंट्स की बात भी की जो एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। उनमें हमने बात की जो है वो जैसा कि हेडर फाइल्स की हमने बात की। तो ये 2 हेडर फाइल हमारे इस प्रोग्राम के शुरू में शामिल है। हमने कहा जी हेडर फाइल जो होती हैं वो लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं जिनमें उन फंक्शंस के रेफरेंसेस स्टोर होते हैं जिन फंक्शंस को हमने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना होता है। जैसा कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने जो है वो 3 प्री डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल किए हैं, जिसमें एक क्लियर स्क्रीन है, एक प्रिंट एफ है और एक स्कैन एफ है, तो ये, और एक गेट सी एच भी है नीचे। तो इन 4 प्री डिफाइंड फंक्शंस को हमने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है, और इन चारों फंक्शन की जो रेफरेंसेस हैं वो इन 2 फाइल्स के अंदर मौजूद हैं जिनका नाम है stdio.h और conio.h। ये दोनों हेडर फाइल्स हैं, आप इनकी एक्सटेंशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। .h जिस फाइल की एक्सटेंशन हो सी लैंग्वेज में उसको हम कहते हैं जी ये हेडर फाइल है, और हेडर फाइल्स लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। जितने भी सी लैंग्वेज डेवलपर्स ने फंक्शंस बनाए हैं प्रोग्रामर्स के लिए, डेवलपर्स के लिए, पहले से ही वो उन फंक्शन के जो रेफरेंसेस हैं उनके रेफरेंसेस जो हैं वो इन हेडर फाइल्स के अंदर उन्होंने रख दिए, लिख दिए। इन हेडर फाइल्स के अंदर भी सी लैंग्वेज का ही कोड मौजूद है, लेकिन ये हमारी सहूलत के लिए, एक प्रोग्रामर की सहूलत के लिए उन्होंने कुछ पहले से ही फंक्शंस बना के इन फाइल्स के अंदर उनके रेफरेंस स्टोर कर दिए। अब अगर हम उन प्री डिफाइंड फंक्शन को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें इन फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करना पड़ेगा, और इन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए हमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह भी हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा था। तो वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है वो 2 तरह के हैं हमारे सी लैंग्वेज के अंदर। एक है इंक्लूड जो कि ये दिया हुआ है, ये भी एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और दूसरा है डिफाइन जो कि हम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं, वो यहां भी मौजूद नहीं है इसलिए मैं उसका जिक्र भी नहीं करूंगा। बहरहाल 2 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सी लैंग्वेज में हमारे पास मौजूद हैं। एक हमारे सामने है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका इस्तेमाल आमतौर पे हमें करना पड़ता है अपने सी के प्रोग्राम में।
अब इंक्लूड का मतलब ही क्या है? शामिल। तो हम प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव से मुराद ये लेते हैं कि डायरेक्टिव का मतलब आपको पता है कमांड होता है, कि प्री प्रोसेस्ड डायरेक्टिव ऐसी कमांड जो पहले प्रोसेस होंगी। ये भी मतलब आप ले सकते हैं, ये भी मतलब ले सकते हैं ऐसी कमांड जिनको पहले प्रोसेस किया जाएगा। ठीक हो गया? तो एक हमारे पास टर्बो C++ में या कोड ब्लॉक्स के अंदर या जो भी हम आईडी यूज कर रहे हैं, इनके अंदर कह लें एक छोटा सा प्रोग्राम होता है, आप इसको भी कंपाइलर का हिस्सा माने, सी कंपाइलर का हिस्सा माने, उसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर। ये भी एक छोटा सा सब प्रोग्राम है, हमारे कंपाइलर का हिस्सा है। इस प्री प्रोसेसर का काम क्या है? इस प्री प्रोसेसर का काम है इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को एग्जीक्यूट करवाना। इंक्लूड और डिफाइन जो मैंने दो आपको डायरेक्टिव बताए हैं, इनको एग्जीक्यूट करवाना, इनको एक्शन में लाना। तो अब याद रखें कि ये जो दो लाइनें लिखी हैं ऊपर, ये वाली दो लाइनें, ये एक्चुअली सी लैंग्वेज का कोड नहीं है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि ये जो ऊपर दो लाइनें लिखी हैं, ये असल में सी लैंग्वेज का कोड नहीं है, बल्कि ये प्री प्रोसेसर के लिए कमांड्स हैं। तो प्री प्रोसेसर जो प्रोग्राम है वही इनको समझ सकता है। और ये नीचे जितना प्रोग्राम लिखा हुआ है वाइड से लेके यहां तक, इस प्रोग्राम को कंपाइल करने से पहले प्री प्रोसेसर क्या करेगा? इन दोनों फाइलों का कोड, stdio का कोड, इस फाइल का कोड, और caneo.h का कोड, ये जहां भी फाइल पड़ी है आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर, वो हमें पता है इंक्लूड फोल्डर के अंदर पड़ी होती हैं, जहां आपकी सी इंस्टॉल होती है। वो मैंने आपको आप उस लेक्चर में आप देख भी सकते हैं, हमने पूरा इनका पाथ जो है वो भी देखा था, बल्कि इन फाइल्स को ओपन करके भी हमने देखा था कि इनके अंदर सी लैंग्वेज का कोड ही लिखा होता है। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा? stdio.h को ढूंढेगा, जो भी पाथ हमने सेट किया हुआ है टर्बो सी में उसके मुताबिक, और इस फाइल में जो कोड लिखा हुआ है सी लैंग्वेज का, उसको उठा करके ले आएगा, और जहां ये लाइन लिखी हुई है इंक्लूड वाली, इस जगह पे लाके इसको पेस्ट कर देगा। इसी तरह जो caneo.h के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो वहां से लाएगा और इस लाइन की जगह इसको पेस्ट कर देगा। तो ये सी लैंग्वेज का कोड जो है वो यहां उसने लाके प्री प्रोसेसर ने दोनों फाइल से यहां पेस्ट कर दिया। अब ये पूरे का पूरा हमारा प्रोग्राम जो है वो, उसमें ये इंक्लूड दोनों खत्म हो जाएंगे और ये पूरे का पूरा सी लैंग्वेज का कोड बन जाएगा। और ये काम कौन कर रहा है? प्री प्रोसेसर। और ये प्री प्रोसेसर कब ये काम करता है? जब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। और हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं? Alt F9 के जरिए। Alt F9 शॉर्टकट की है, अदरवाइज आप मेन्यू से ऊपर टर्बो सी में या कोड ब्लॉक में भी इसको कंपाइल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप Alt F9 करते हैं या कंपाइल के बटन को क्लिक करते हैं, तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर एक्टिव होता है और वो इन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को अंडरस्टैंड करता है और इनके मुताबिक फिर वो एक्शन परफॉर्म करता है। तो इंक्लूड किस मकसद के लिए यूज होता है? हेडर फाइल को शामिल करने के लिए। तो प्री प्रोसेसर क्या करेगा? सारी हेडर फाइल जो हमने ऊपर शामिल की हुई हैं उनके कोड को लाके यहां पेस्ट कर देगा। अब मुकम्मल हमारा जो है वो कोड सी लैंग्वेज का हो जाएगा। उसके बाद कंपाइलर एक्शन में आएगा और इन तमाम लाइन ऑफ कोड को जो है वो कंपाइल करके ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बना देगा। और फिर उसके बाद आपको पता है अगली स्टोरी, हमें पता है कि लिंकर जो है वो .exe फाइल बना देगा। चैप्टर नंबर 8 में कुछ इसी तरह की जो है वो बातें हमने जो की, उसमें हमने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी हमने देखा कि एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में जो है वो मेन फंक्शन शामिल होता है। एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में स्टेटमेंट्स होती हैं, प्रोग्राम बॉडी होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। यानी एक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में नंबर 1 चीज़ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं, नंबर 2 उसमें मेन फंक्शन होता है, और नंबर 3 उसमें ये स्टेटमेंट्स होती हैं, ये वाली स्टेटमेंट्स। ठीक हो गया? तो ये हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात की। फिर उसके बाद हम चैप्टर नंबर 8 में सारी हमने डिस्कशंस की। इन लेक्चर्स के दौरान हमने इंस्टॉलेशन भी सीखी टर्बो C++ की, हमने उसमें प्रैक्टिकली प्रोग्राम भी देखा उस वक्त, और हमने कोड ब्लॉक्स के बारे में भी बात की, उसमें भी हमने प्रैक्टिकल देखा। फिर हम चैप्टर नंबर 9 में आ गए। चैप्टर नंबर 9 जो है वो फंडामेंटल्स या एलिमेंट्स ऑफ सी के ऊपर था।
उसमें हमने देखा कि सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ एलिमेंट्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं, या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और जो है वो कीवर्ड्स क्या होते हैं, रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस टाइप के ऑपरेटर हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से हैं, लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं। इस तरह के सारे जो बेसिक एलिमेंट्स हैं सी लैंग्वेज के, वो हमने चैप्टर नंबर 9 में देखे। वो सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 9 में वेरिएबल डिक्लेरेशन भी देखी, जैसा कि ये आप फ्लोट के देख रहे हैं। तो ये चैप्टर नंबर 9 में क्लियर हो गया था कि फ्लोट एक डाटा टाइप है और के जो है वो एक वेरिएबल है। इस तरह नीचे डबल एक डाटा टाइप है और एम एक वेरिएबल है। तो ये सारी इस तरह की जो स्टोरीज हैं या इस तरह के जो इश्यूज हैं, उनको हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 9 के अंदर। चलते चलते हम चैप्टर नंबर जो है वो 10 पे पहुंचे, और चैप्टर नंबर 10 में हमने जो है वो बात की कि यूजर से इनपुट लेने के लिए या स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करने के लिए कौन कौन से प्री डिफाइंड फंक्शन सी लैंग्वेज में मौजूद हैं। तो उस चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने प्रिंट है फंक्शन पढ़ा, आउटपुट फंक्शन है स्क्रीन के ऊपर आउटपुट करने के लिए रिजल्ट को या हमारे वेरिएबल्स को, और यूजर्स इनपुट लेने के लिए हमने स्कैनएफ के बारे में सीखा। इनको हमने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पढ़ा और हमने डिस्कस किया इनके मुकम्मल स्ट्रक्चर को कि प्रिंट है फंक्शन को इस्तेमाल कैसे करना है, और सिंगल एक्सप्रेशन को, सिंगल रिजल्ट को कैसे डिस्प्ले करना है, सिंगल वेरिएबल को मल्टीपल वेरिएबल को कैसे करना है। इस तरह स्कैनएफ के अंदर सिंगल इनपुट कैसे करनी है, मल्टीपल इनपुट कैसे करनी है। तो वो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, हमने उनको बाकायदा डिस्कस किया और हमने प्रैक्टिकल करके देखा कि प्रिंट एफ और स्कैनएफ कैसे काम करते हैं। इसके अलावा भी हमने चैप्टर नंबर 10 में कुछ और इनपुट फंक्शन भी हमने देखे, जैसा कि गेट सी एच हमने देखा, गेट सी एच ई देखा, गेट एस देखा, ये भी इनपुट फंक्शन से। और क्योंकि ये चैप्टर नंबर 10 इनपुट और आउटपुट के ऊपर ही था सारा। और फिर हमने आउटपुट के फंक्शन भी देखे, जिसमें प्रिंट एफ है, और पुट एस फंक्शन भी हमने देखा जो स्ट्रिंग के लिए यूज होता है। तो ये चैप्टर नंबर 10 में अंदर ये सारी चीजें हमने डिस्कस की, वो आप चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर में भी देख सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर 11 के अंदर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी, और वो आपको पता है कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ और इफ एल्स और इफ एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर, वो हमने चैप्टर नंबर 11 में देखा। अब ये सारी जो है वो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास मुकम्मल हैं, सारे वेपन्स एक प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम बनाने के लिए। कोई फार्मूला हमें दिया गया हो और हमें कहा जाए कि भाई ये फार्मूला है, या ये सिचुएशन है, या ये मसला है, और इस मसले को हल करने के लिए आप सी का प्रोग्राम बनाएं, तो वो इस सिचुएशन में हम जो है इस पोजीशन पे हम पहुंच चुके हैं कि हम वो प्रोग्राम बना सकें। कि हमें कहा जाए कि भाई ये फार्मूला है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी फार्मूला है, इस फार्मूला के लिए आप सी का प्रोग्राम बनाएं। हमें कहा जाए कि ए अंडर रूट ए है, तो इस अंडर रूट ए को इसका जो है वो सी का प्रोग्राम बनाएं। हमें कहा जाए कि ए प्लस बी स्क्वायर, इसको मालूम करने के लिए सी का प्रोग्राम बनाएं। या हमें कोई फार्मूला ना दिया गया हो, बल्कि हमें कोई थ्योरी दी गई हो, जैसा कि ये थ्योरी ऊपर दी गई हुई है कि कन्वर्ट करना है डिस्टेंस, किलोमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें फार्मूला तो नहीं दिया गया हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि अल्टीमेटली तो इसमें कोई ना कोई फार्मूला ही लगेगा, कि किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो फार्मूला है वो हमें पता है। ठीक है, तो थ्योरी भी दी हो सकती है, फार्मूला भी दिया हो सकता है। बेसिक प्रोग्राम में यही दो चीजें आपके पास होंगी। तो चैप्टर नंबर 10 जो है उसमें क्योंकि इनपुट और आउटपुट हमने सीखी, तो इसमें कुछ बेसिक प्रोग्राम्स हैं जो कि अक्सर पेपर और प्रैक्टिकल में भी पूछे जाते हैं। अक्सर जो है वो ऑब्जेक्टिव के अंदर भी इनमें से बात पूछी जा सकती है। तो इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 10 से स्टार्ट किया, हालांकि चैप्टर नंबर 9 में भी कुछ प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जाहिर बात है अगर हम चैप्टर 10 के करेंगे तो चैप्टर नंबर 9 के ऑटोमेटिकली बीच में कवर हो जाएंगे, और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम स्टार्ट भी चैप्टर नंबर 10 से ही होते हैं। तो इसलिए हमने चैप्टर नंबर 10 के प्रोग्राम से स्टार्ट किया, और चैप्टर नंबर 10 में हमारा पहला प्रोग्राम भी आपके सामने है जिसको मैंने डिस्कस करना था, लेकिन मैंने पूरी एक वो पहले आपको बैकग्राउंड दिया जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि रेगुलर लेक्चर हमारे खत्म हो चुके हैं। दिस इज अ एडिशनल लेक्चर, ये कह लें कि एक हेल्पिंग एक सपोर्टिव लेक्चर है। ठीक है जी, जो कि उन स्टूडेंट के लिए जो प्रोग्रामिंग से थोड़ा एलर्जिक हैं, परेशान रहते हैं
कि ये हमने जो है वो स्टार्ट किया है, हमें समझ नहीं आ रही प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो ये समझें कि हम अब दूसरे एंगल से स्टार्ट कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए, ताकि उनको भी समझ आए कि एक प्रोग्राम बनाना भाई बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, सिंपल। आपने कुछ चीज़ों को ज़रा सीरियसली अंडरस्टैंड करना है, उन कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, बस वही चीज़ें आप जब यूज टू हो जाएंगे उन चीज़ों के, तो फिर आपके लिए प्रोग्राम बनाना मुश्किल नहीं रहेगा। तो इस लेक्चर में हम एक प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करते हैं, फार्मूला प्रोग्राम को, और क्या करते हैं जी, उसके पूरे सिस्टम को हम समझते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूं जी। तो प्रोग्राम हम देखते हैं। इस प्रोग्राम को जी हमारे पास 10.12 प्रोग्राम है। राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डिस्टेंस फ्रॉम किलोमीटर टू इनटू मीटर्स। तो किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है जी हमने। अब इस ये प्रोग्राम बेसिक सा प्रोग्राम है। इसमें सिंपल हम एक फार्मूला जो है वो अगर पता है तो उस फार्मूले के तहत हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रोग्राम को, बेसिक प्रोग्राम को, या मैं इसको फार्मूला प्रोग्राम कहता हूँ, ये कोई जो है वो क्या कह लें कि ऑफिशियल टर्म नहीं है फार्मूला प्रोग्राम, ये मेरी टर्म है, इसलिए आप इसको बेसिक प्रोग्राम भी कह सकते हैं, मैं इसको कहता हूँ फार्मूला प्रोग्राम। तो बेसिक या फार्मूला प्रोग्राम को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। आप उन स्टेप्स को फॉलो अगर करेंगे तो आप ये बेसिक और फार्मूला प्रोग्राम आसानी से बना सकते हैं। तो ये हैं जी वो स्टेप्स, हाउ टू क्रिएट बेसिक फार्मूला प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो वो हमारे पास 5 स्टेप्स हैं जी। नंबर 1 स्टेप, आपने कंप्लीट फार्मूला सी एक्सप्रेशन में लिखना है। यानी आपने, अगर आपको कोई थ्योरी दी हुई है, जैसे ये थ्योरी दी हुई है, ये ठीक है, ये पूरी थ्योरी है। अगर कोई थ्योरी दी हुई है, उस थ्योरी से आपने कंक्लूड करना है कि फार्मूला क्या बनेगा, या हो सकता है आपको पहले से ही फार्मूला ही दिया गया हो, तो आपका काम और आसान हो जाए। बहरहाल पहले स्टेप के अंदर आपने फार्मूला कंक्लूड करना है, फार्मूला आपने तैयार करना है कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होगा, किलोमीटर्स को मीटर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो हमें पता है जी किलोमीटर्स को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अगर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं। तो इसका मतलब है जो भी किलोमीटर हो, यानी जो भी किलोमीटर समझे के है, के के अंदर समझे किलोमीटर्स हैं, जो भी किलोमीटर की वैल्यू है, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? 1000 के साथ, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएंगे? मीटर बन जाएंगे। ऐसे ही है जी, ये फार्मूला कंक्लूड हो गया कि जो भी किलोमीटर्स हैं, जो कि हम मान लेते हैं कि के हैं, के अंदर स्टोर हैं, उनको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो मीटर्स में आएगा। तो ये मेरे पास फार्मूला आ गया, लेकिन ये फार्मूला मैंने मैथ की फॉर्म में लिखा है। जो जनरल जो हम मैथ पढ़ते हैं उसमें हम ऐसे लिखते हैं ना, के और आगे मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे एक्स लिखते हैं, एक्स का साइन है, हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज में इस फार्मूले को जो कि हमने कंक्लूड किया है, क्या कहा है उधर? इन सी एक्सप्रेशन। तो फार्मूला तो कंक्लूड करना है पूरा फार्मूला, लेकिन उसको सी की फॉर्म में लिखना है। सी एक्सप्रेशन से मुराद क्या है? सी की फॉर्म में लिखना है। तो ये सी की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, क्योंकि सी में हमें पता है कि आमतौर पे जो है वो जो रिजल्ट जिसमें स्टोर होना है, जैसे कि यहां एम है, वो लेफ्ट साइड के ऊपर होगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सी की फॉर्म में, एम इज इक्वल टू, और आगे लिखेंगे के, और एक्स यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये मैथ में हम तो क्रॉस साइन यूज कर रहे हैं ना मल्टीप्लिकेशन के लिए कीबोर्ड के ऊपर, तो ये साइन जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज नहीं हो रहा। तो आप सी लैंग्वेज में मल्टीप्लाई के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? स्टार ऑपरेटर, एस्टेरिक्स जिसको हम कहते हैं। तो मैं यहां एस्टेरिक्स यूज करूंगा ये, और आगे क्या लिख दूंगा? 1000। ये तो ये है जी वो कंप्लीट फार्मूला इन सी एक्सप्रेशन, सी फॉर्म। तो मैथ की फॉर्म में बेशक पहले दिया हो या पहले दिया ही ना हो, अल्टीमेटली आपने पहले स्टेप के अंदर क्या करना है? कंक्लूड करना है मुकम्मल फार्मूला। किस फॉर्म में? सी की फॉर्म में, ना कि मैथ की फॉर्म में। तो क्या किया हमने? थ्योरी को पढ़ा, क्योंकि फार्मूला इसमें पहले से नहीं था दिया हुआ, लेकिन हमने इसमें से फार्मूला कंक्लूड कर लिया कि इसमें ये फार्मूला मैथ में ऐसे होगा कि अगर किलोमीटर्स हैं तो 1 किलोमीटर है तो उसमें 1000 होंगे, तो अगर मैं किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरे पास मीटर्स आ जाएंगे। तो हमने क्या किया? ये फार्मूला मैथ की फॉर्म में लिख लिया, लेकिन इसको हमने कन्वर्ट कर लिया सी की फॉर्म में। तो हो सकता है पहले ही आपको सी की फॉर्म में दिया गया हो,
हो सकता है पहले आपको फार्मूला दिया गया हो तो आपको ये कुछ स्टेप ना करने पड़े, तो हो सकता है आप ये फार्मूला पहले इसी फॉर्म में आपको दिया गया, या हो सकता है सिर्फ ये लिखा हो K स्टार 1000, तो इसको भी आपने कंप्लीट कर लेना है कोई वेरिएबल रिजल्ट के लिए यूज करके, तो इसको आपने ऐसे मुकम्मल कर लेना है। तो रिजल्ट वेरिएबल आपने लाजमी जो है वो शामिल करना है, तो ये सी में मुकम्मल फार्मूला एक्सप्रेशन मुकम्मल हो जाएगा। ये बात मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई। इसी के तहत आपने सारे प्रोग्राम फार्मूला प्रोग्राम्स बनाने हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या है, एक तो ये काम हो गया, ठीक है जी, कि हमने कंप्लीट फार्मूला सी की फॉर्म। दूसरा, हमने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, जो भी फार्मूला के अंदर वेरिएबल यूज हुए हैं उन सबको डिक्लेयर करना है, जो भी उनकी करेक्ट डाटा टाइप है उसके मुताबिक। जो फ्लोट रखने वाला है उसको फ्लोट रखना है, जो इंटीजर रखने वाला है उसको इंट रखना है। तो करेक्ट डाटा टाइप के साथ उन तमाम वेरिएबल्स को जो हमने फार्मूला के अंदर यूज किए हैं उनको आपने जो है वो क्या करना है, डिक्लेयर कर देना है। तीसरे स्टेप के ऊपर क्या करना है, जितने भी वेरिएबल हैं फार्मूला में लेफ्ट साइड के ऊपर उनकी वैल्यू इनपुट करनी है यूजर से वन बाय वन। फार्मूला में लेफ्ट साइड पे कौन से हैं, जैसे ये फार्मूला है अगर, तो इसमें लेफ्ट साइड पे क्या है K, तो K की वैल्यू किससे इनपुट करनी है, यूजर से। तो फार्मूला में लेफ्ट साइड पे इक्वल के लेफ्ट साइड के ऊपर जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू किससे इनपुट करनी है, यूजर से वन बाय वन। अगर 5 वेरिएबल भी हैं तो 5 की वैल्यू इनपुट करेंगे। चौथे स्टेप के ऊपर हमने क्या करना है, पूरा ये जो स्टेप 1 में फार्मूला लिखा है ना, इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देना। तो समझें कि इसी चीज को लिख के तो आगे सेमीकोलन लगा देना, तो ये हमारी ये भी स्टेप मुकम्मल हो जाएगा। और उसके बाद हमने रिजल्ट को आउटपुट कर देना है। रिजल्ट हमारा किस में आ रहा है, M में, तो M को आउटपुट कर देंगे तो हमारा ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये 5 अगर स्टेप्स आपने याद कर लिए, कह लें कि ये एक छोटा सा टिप है, ये एक ट्रिक है छोटा सा बेसिक फार्मूला प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में लिखने का। जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे अंडरस्टैंड करें, को फार्मूला आ जाए उसको, तो वो रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं कि यार मैं ऐसे पहले इनपुट कर लूंगा, मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा। भाई रट्टा की जरूरत नहीं है, ये 5 स्टेप याद रखें। कोई भी प्रोग्राम आए, फार्मूला कंक्लूड करें और बस सिंपल ये 5 स्टेप को इंप्लीमेंट कर दें, प्रोग्राम मुकम्मल, और आपको पूरे 8 नंबर उसके मिल जाएंगे। तो हम इस प्रोग्राम को अगर बनाएं, अगर तो मैं कोड ब्लॉक मैंने ओपन किया हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने लिख लिया हुआ है, और उसके बाद हम क्या करने लगे हैं, अपना पहला स्टेप करने लगे हैं। ये प्रोग्राम है हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द किलोमीटर इनटू मीटर्स। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, फार्मूला कंक्लूड करना है। पहले हमने मैथ की फॉर्म में लिखा, फिर उसको सी की फॉर्म में कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद हमने ये फार्मूला हमारा कंक्लूड हो गया सी एक्सप्रेशन फॉर्म में। तो m इज इक्वल टू K स्टार 1000। तो मैं क्या करता हूं, यहां कमेंट्स के अंदर लिख लेता हूं m इज इक्वल टू, याद आने के लिए, K मल्टीप्लाई बाय 1000। कमेंट्स का पता नहीं, ये लाइन जो है ये डेड लाइन गिनी जाएगी, कंपाइलर इसको इग्नोर कर, ये सिर्फ हमने अपनी याद आने के लिए बार बार मुझे यहां आना पड़े। ठीक हो गया। तो पहले स्टेप के ऊपर हमने क्या किया, फार्मूला सी की फॉर्म में कंक्लूड कर लिया, और ये हमने फार्मूला कंक्लूड कर लिया, m इज इक्वल टू K स्टार 1000। अगला स्टेप, डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड आल्सो डिक्लेयर रिजल्ट वेरिएबल। तो सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। रिजल्ट वेरिएबल हमारा इस वक्त m है, इसको भी डिक्लेयर करना है। k वेरिएबल इसको भी। तो फार्मूला में कितने वेरिएबल हैं इस वक्त, 2 वेरिएबल हैं, एक m है और एक k है। वेरिएबल वो जिनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है उनको हम क्या कहते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट में उनको क्या कहेंगे, वेरिएबल्स। ठीक है जी। वैसे तो वेरिएबल की डेफिनेशन है ना, जिसकी क्वांटिटी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में बात करें जब बाय डेफिनेशन बात कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस फार्मूला में उसको हम वेरिएबल मान रहे हैं जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। तो m और k हमें नहीं पता क्या है, तो इसलिए हम इनको वेरिएबल मान रहे हैं। दोनों को हमने डिक्लेयर करना है। तो पहले करेंगे जो राइट साइड के ऊपर है उसको डिक्लेयर करेंगे। अब आप सोचें करेक्ट डाटा टाइप k की क्या हो सकती है। क्या कोई किलोमीटर की वैल्यू इशारिये में भी दे सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में बिल्कुल दे सकता है, 1.2 भी दे सकता है, 3.6 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। इसलिए हम इसकी जो डाटा टाइप है वो इंट नहीं रखेंगे, बल्कि क्या रखेंगे, फ्लोट रखेंगे। तो ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, k टाइप क्या रखी, फ्लोट। उसी तरह बिल्कुल हम आगे जो वेरिएबल हमारे पास m है, तो हो सकता है कि k जो है वो बहुत बड़ी वैल्यू यूजर एंटर कर दे, और जब वो 1000 से मल्टीप्लाई हो तो रिजल्ट और ज्यादा बड़ा आए। तो इसलिए अब हम जो रिजल्ट वेरिएबल m है उसको भी डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उसको फ्लोट नहीं रखेंगे बल्कि उसको डबल रखेंगे, ताकि अगर रिजल्ट बड़ा भी आ जाए तो वो उसके अंदर जो है वो स्टोर हो सके। तो इसका हम क्या रखेंगे, डबल।
और m। तो देखें पहला स्टेप हमारा मुकम्मल हुआ, पहला ये हो गया फार्मूला, वो हमने कंक्लूड कर लिया। दूसरा स्टेप डिक्लेयर वेरिएबल और रिजल्ट वेरिएबल भी करेक्ट डाटा टाइप के साथ, दोनों की करेक्ट डाटा टाइप, एक को हमने फ्लोट डिक्लेयर किया, एक हमने डबल डिक्लेयर किया, वो भी हमने डिक्लेरेशन मुकम्मल होगी। तो ये पहला दूसरा स्टेप मुकम्मल हो गया। तीसरा स्टेप इनपुट वैल्यू ऑफ वेरिएबल जो लेफ्ट साइड के ऊपर लिखी है फार्मूला में। तो फार्मूला में लेफ्ट साइड के ऊपर क्या कौन सा ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, के। तो के की वैल्यू मालूम नहीं है, तो के की वैल्यू यूजर्स इनपुट कर लेते हैं। के क्या है, किलोमीटर। तो प्रिंट एफ करते हैं हम सबसे पहले, यूजर को फ्रेंडली एक मैसेज देते हैं, एंटर वैल्यू इन किलोमीटर्स। कुछ भी ऐसा मैसेज जो यूजर के लिए जो है वो अंडरस्टैंडेबल हो, तो आप उसको मैसेज दे देंगे, मैसेज एज इट इज स्क्रीन पे आ जाएगा। अब यूजर से वैल्यू कैसे लेनी है, कौन सा फंक्शन है जिससे वैल्यू इंपुट करते हैं यूजर से, स्कैन एफ। तो ये हम स्कैन एफ यूज करेंगे। और जो के है वेरिएबल, के की वैल्यू, के किस टाइप का वेरिएबल है, फ्लोट टाइप का, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एफ यूज करेंगे, कॉमा और आगे एंड के। तो ये लगा दिया हमने सेमीकोलन, हर स्टेटमेंट के एंड के ऊपर सेमीकोलन हम पुट करते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर के तौर पे। तो ये देखें, अगर ये एक वेरिएबल की वैल्यू मैंने ली है तो ये दो स्टेटमेंट यूज किए हैं, पहले प्रिंट एफ, भाई एंटर करो किलोमीटर की वैल्यू, और उसके बाद स्कैन एफ के। इस तरह अगर इस फार्मूला में 10 वेरिएबल्स भी होते, के के साथ कोई और भी होता, तो आप उन 10 की वैल्यू इसी तरह लेते 1 बाय 1। ठीक है जी। तो एक की वैल्यू ये मुकम्मल हुई, फिर दूसरा मैसेज दे एंटर वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल, फिर स्कैन एफ, फिर प्रिंट एफ, फिर स्कैन एफ, फिर प्रिंट एफ। तो वो 10 वेरिएबल की वैल्यू भी आपने बिल्कुल इसी तरह 1 बाय 1 इनपुट करनी थी। इस वक्त क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एक है, सो एक ही हमने वैल्यू एंटर कर ली। तो ये इनपुट का प्रोसेस जो मुकम्मल हो गया। उसके बाद कह रहा है राइट फार्मूला असाइनमेंट स्टेटमेंट, जो स्टेप 1 में फार्मूला है ये वाला, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दें, जिसको कॉपी करें और यहां आए, इसको पेस्ट करें, दैट्स ऑल, मुकम्मल हो गया। सेमीकोलन पहले लगा हुआ था, ना भी लगा हुआ था हम सेमीकोलन लगा देते। तो ये स्टेटमेंट भी मुकम्मल हो गई, फार्मूला मुकम्मल हो गया। अगला स्टेप, ये स्टेप भी मुकम्मल हो गया। आउटपुट द रिजल्ट, रिजल्ट को आउटपुट कर दें। तो रिजल्ट किस में है, एम में, तो एम वेरिएबल को आउटपुट कर दें प्रिंट एफ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए। तो ये हम इसको आउटपुट कर देते हैं। ठीक है जी। हम लिखते हैं जी रिजल्ट इज, तो एम किस टाइप का वेरिएबल, डबल, तो डबल हो या फ्लोट तो परसेंटेज एफ ही यूज करेंगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर वाला लेक्चर आप देख सकते हैं। और यहां मैं लिख देता हूं एम सेमीकोलन। तो जी भाई ये हमारा प्रोग्राम मुकम्मल हो गया। ठीक है जी। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर जो है वो कोई एरर तो नहीं है, तो इसको हम रन करते हैं। तो ये प्रोग्राम हमारा चला और ये हमसे क्या इनपुट कर रहा है जी, एंटर वैल्यू इन किलोमीटर, ये वाली लाइन चलिए जी, एंटर वैल्यू इन किलोमीटर। तो मैं एंटर कर देता हूं 3, और ये 3 जो एंटर किया ये स्कैन एफ की वजह से, स्कैन एफ की वजह से ये कर्सर ब्लिंक कर रहा था। तो स्कैन एफ इनपुट फंक्शन है जो के की वैल्यू मुझसे इनपुट मांग रहा था, तो मैंने 3 एंटर कर दिया। जब अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये वाली लाइन चलेगी, m इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई 1। तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, रिजल्ट m में आ जाएगा, लेकिन वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। ठीक है जी। इशारे के बाद जो है वो 0 0 आ जाएंगे और ये लाइन उस रिजल्ट को डिस्प्ले कर देगी। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इज 3000। क्योंकि ये फ्लोट है तो पर्सियन क्या यूज हुई हमारे पास जो है वो 60, तो 3000 जो है वो हमारा आंसर आ गया। देखें इस तरह फार्मूला प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम आप बना सकते हैं। कोई भी लंबा चौड़ा फार्मूला दिया हो, आपको बिल्कुल इस मामले में परेशान नहीं होना। आपने सिंपल इन 5 स्टेप को जो है वो फॉलो करना है और आपका काम मुकम्मल हो जाएगा। पहले स्टेप के ऊपर फार्मूला इंक्लूड करें सी के फॉर्म के अंदर, पहले से दिया हुआ, फिर तो पहला स्टेप ऐसे ही मुकम्मल हो जाएगा। दूसरे स्टेप के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करें, सारे वेरिएबल, रिजल्ट वेरिएबल उसको भी डिक्लेयर करें प्रॉपर डाटा टाइप के साथ। फिर इनपुट करें सारे वेरिएबल जो लेफ्ट साइड पे हैं, क्योंकि उन्हीं की वैल्यू मालूम नहीं है ना। आप देखें एम की वैल्यू यूजर से आपने इनपुट नहीं करनी, एम की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी, तो इसकी यूजर से वैल्यू नहीं आपने लेनी। सिर्फ लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल हैं फार्मूला में, उन सब की वैल्यू यूजर से आपने इनपुट करनी है। उसके बाद आपने फार्मूला लिखा सी की फॉर्म में, वो हमने यहाँ लिख दिया। देखें आप यहाँ ऐसे तो नहीं लिख सकते ना, ऐसे तो ये तो अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है ना। वो कहेगा ये एक्स क्या है, तो यहाँ तो स्टार यूज करते हैं, तो ये सी की फॉर्म में। और उसके बाद आपने रिजल्ट को आउटपुट किया एंड दैट्स ऑल। ये हमारा प्रोग्राम जो है वो मुकम्मल होगा। इसको हमने चला के भी देख लिया, हमने इसमें एंटर किया 6 और ये रिजल्ट आ गया 6000। तो इस तरह आसानी से आप अपना
जो बेसिक प्रोग्राम्स हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर वो बना सकते हैं। कुछ प्रोग्राम और भी हैं, इंशाल्लाह उनके साथ जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है बात करेंगे, उसमें बात करेंगे। भी टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है। अगर कोई सवाल है तो आप लिख दीजिए या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप उसको पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स।